स्प्रिंग के बारे में जानते हैं सारे लोग पहले से या नहीं? नहीं जानते हैं? फिर किसने आपको सलाह दी स्प्रिंग सीखने की? फ्रेमवर्क इससे पहले सीखा है? नहीं, कुछ लोग तो है यहाँ पर जो पहले से कुछ फ्रेमवर्क सीख चुके हैं। हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना है। अब फ्रेमवर्क में वर्जन्स में कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं वर्जन लिख रहा हूँ। हम स्प्रिंग 3.x में जब हम वेब एमवीसी की बात करेंगे तो पूरी तरह से चीजें बदल चुकी हैं आर्किटेक्चरली। लिखेंगे पहले थोड़ा सा समझते हैं ये है क्या चीज। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क does not confine itself specific domain, confine itself to any specific domain. Console application, desktop application, in a web application, distributed enterprise application, enterprise application. जब भी कभी फ्रेमवर्क जैसी टर्म आती है तो किसी स्पेसिफिक डोमेन को ध्यान में रख के चीज बनाई जाती है। अगर आपने इससे पहले नाम सुना हो स्टर्ट्स, हाइबरनेट वगैरह का, बहुत सारे लोग इस तरह के फ्रेमवर्क सीखते हैं, वो डोमेन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है। अगर मैं स्टर्ट्स की बात करूं देता है, वेब एप्लीकेशन में केवल स्टर्ट्स यूज किया जा सकता है। हाइबरनेट की बात करें तो ORM की इंप्लीमेंटेशन हमें देता है, केवल डेटाबेस का जहां हमें यूज करना वहां यूज हो सकता है। स्प्रिंग अपने आप को किसी डोमेन से नहीं बांधता है। आप एक सिंपल कंसोल एप्लीकेशन में भी स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, एक वेब एप्लीकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है? वास्तव में स्प्रिंग में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन है। वो मॉड्यूल्स कलेक्टिवली भी यूज किए जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी यूज किए जा सकते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स which can be used individually or collectively
किसी भी एप्लीकेशन में टोटालिटी में कभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। किसी एप्लीकेशन में कहीं एक मॉड्यूल यूज़ होगा, कहीं 2 मॉड्यूल यूज़ होंगे, कहीं 4 मॉड्यूल यूज़ होंगे। बेसिकली 2 मॉड्यूल हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है। बाकी सारे मॉड्यूल्स उन 2 मॉड्यूल की डिफरेंट डोमेन्स में एप्लीकेशन है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क, inversion of control, IOC and aspect oriented programming, AOP। स्प्रिंग सीखने का मतलब है ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना। आज की डेट में आप कह सकते हैं जितने भी फ्रेमवर्क जो भी आपने आज तक नाम सुने हो, चाहे वो जावा के हों, .NET के हों या PHP के हों, वो सब स्प्रिंग से इंस्पायर्ड है। स्प्रिंग को आप मदर ऑफ ऑल फ्रेमवर्क कह सकते हैं। कारण ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आज हर एक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किए गए हैं। अगर मैं स्ट्रट्स की बात करूं, स्ट्रट्स 2, उसमें आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो पता लगा लेगा कि वहां पर चल क्या रहा है। हाइबरनेट में आपको ये मिलेंगे, JPA में आपको ये मिलेंगे, बाकी जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं सब में आपको ये 2 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब है बेसिक फ्रेमवर्क सीखना। अब बेसिक फ्रेमवर्क में कितनी चीजें हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बना हुआ है, एक बार वो आइडिया समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम कितनी चीज सीखने वाले हैं और उसमें कितना समय लगने वाला है और किसकी क्या एप्लीकेशन है। लिखेंगे, फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द मॉड्यूल्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। देखिएगा, स्कोप समझने के लिए डायग्राम पहले समझते हैं, प्रॉपर टाइम मिलेगा नोट करने का आपको। ये जो 2 मॉड्यूल है ये AOC की इंप्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये AOC की बेसिक इंप्लीमेंटेशन है, ये AOC की एडवांस इंप्लीमेंटेशन है, IOC सॉरी। ये AOP की इंप्लीमेंटेशन है, यहां तक फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाता है बेसिक। अब ये बाकी उसकी अलग अलग डोमेन में एप्लीकेशंस हैं। इस मॉड्यूल की अगर हम बात करें, TX का मतलब है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है। ये AOP बेस्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फैसिलिटेट करता है। TX के ऊपर बना हुआ है JDBC। ये एक डिजाइन पैटर्न आगे जाके आप पढ़ेंगे, टेम्पलेट, उसकी JDBC इंप्लीमेंटेशन देता है। ये ORM फ्रेमवर्क हाइबरनेट वगैरह के साथ इंटीग्रेशन की फैसिलिटी आपको देता है। ये वेब एप्लीकेशन बनाने में जो हमें कॉमन टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे रिक्वेस्ट डेटा को मॉडल ऑब्जेक्ट में सेव कराना, टाइप कन्वर्जन करना, फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना, वैलिडेशन करना, उनकी इंप्लीमेंटेशन देता है। इसके ऊपर पूरी MVC की इंप्लीमेंटेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने दी है, जिसका यूज करके वेब एप्लीकेशन आप MVC के थ्रू बना सकते हैं। यानी कि जो काम स्ट्रट्स में होता था वो ये मॉड्यूल वो काम करता है। आप चाहे तो स्ट्रट्स के साथ इंटीग्रेशन करा सकते हैं। एंटरप्राइज इंटीग्रेशन का मतलब है जो एंटरप्राइज सर्विसेज है हमारे पास, JMS, JNDI, जावा मेल, इनके साथ इंटीग्रेशन करना। यहां पर ये मॉड्यूल IOC बेस्ड टेस्टिंग की हमें फैसिलिटी देता है। तो बेसिक फ्रेमवर्क यहां तक है, ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है, बाकी उसकी अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशन है। स्प्रिंग या तो IOC के लिए यूज होता है, या AOP के लिए यूज होता है, या फिर वो वेब MVC के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पर टोटालिटी में चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक फ्रेमवर्क पूरा पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, JDBC टेम्पलेट पढ़ेंगे, ORM के साथ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वेब MVC पढ़ेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो बाकी चीज फिर आप अपने आप कर सकते हैं। उसमें सिर्फ स्प्रिंग का यूज करके, अब आपको अगर JMS के साथ इंटीग्रेशन करना है तो ये पता होना चाहिए JMS क्या है, देन उसे स्प्रिंग से सिंप्लीफाई कैसे किया जाए वही सीखना है। बस नया कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ नहीं है। स्प्रिंग अपनी कुछ क्लासेस देगा जिसका यूज करके उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो नोट कर सकते हैं, इनके बारे में एक एक दो लाइन लिखेंगे। फिर एक पीछे से चेयर लेके आगे आ जाए। ये डायग्राम आपको मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी बताता है, कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल के ऊपर बना हुआ है। हो गया, नोट कर रहा है अभी कोई? लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग मॉड्यूल्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग मॉड्यूल्स। अब ये इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, इनके बारे में एक एक दो लाइन लिखें ताकि आपको पता चले। सबसे पहले लिखेंगे कोर। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स implementation of basic IOC container। implementation of basic IOC container। अब ये क्या है थोड़ी देर में सब कुछ पता चलेगा आपको।
ये हमें सब कुछ समझना है। IOC क्या है, IOC कंटेनर क्या है। सेकंड लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। दिस मॉड्यूल इज बिल्ट ओवर कोर, दिस मॉड्यूल इज बिल्ट ओवर कोर and provides implementation of an advanced IOC container and provides implementation of an advanced IOC container. Next लिखेंगे AOP. This module provides AOP implementation of Spring. AOP implementation of Spring. Next TX. This module facilitate AOP based transaction management. Facilitate AOP based transaction management. Next JDBC. This module provides template implementation of JDBC operations. Template implementation of JDBC operations. Next ORM. This module facilitate integration to ORM frameworks such as Hibernate. Next web. This module provides implementation of common operations of web applications such as transfer of request data to model objects, type conversion, validation, file uploading and downloading, etc. Next, web MVC. This module provides implementation of MVC design pattern. This module provides implementation of MVC design pattern for developing web applications in Spring. Struts integration. This module facilitate integration of Spring to struts. Next, enterprise integration. This module facilitate integration of enterprise services such as JMS, JMS, JNDI, etc. to Spring. Testing. This module facilitate IOC based unit testing. यहाँ से अब आपको स्कोप समझ में आएगा। आप टेस्टिंग में स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं, आप एंटरप्राइज सर्विसेज को स्प्रिंग के थ्रू इन्वोक करा सकते हैं, आप पूरी वेब एप्लीकेशन स्प्रिंग में बना सकते हैं MVC का यूज करके, आप स्ट्रट्स के साथ हाइबरनेट के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप JDBC ऑपरेशंस स्प्रिंग का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये बेसिक चीज है जो जिसमें ये सारे यूज होने हैं। बात समझ आती है? यहां से आपको पता चल रहा है कि इसका किसी एक डोमेन से कोई लेना देना नहीं है। स्प्रिंग जो भी आपने आज तक सीखा है उसमें क्या कमियां हैं वो बताएगा अलग अलग डोमेन में। जैसे वेब एप्लीकेशन में क्या कमियां हैं, या एक नॉर्मल अगर आप JDBC में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या कमियां हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें क्या कमी है, और भी बहुत सिंपल अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट भी अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या कमी है। स्प्रिंग में आप नया कुछ नहीं सीखने वाले हैं, ये मैं पहले बता देता हूं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ आदमी है, हम आए हैं कितनी आशा लेके कि कुछ नया सीख के आएंगे, और ये आदमी क्या कह रहा है, नया कुछ नहीं सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे? आपने अगर शिव खेरा की एक बुक पढ़ी हो, यू कैन विन, तो उसकी अपनी एक टैग लाइन है। कितने लोगों ने बुक पढ़ी है? क्या टैग लाइन है उस बुक की? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यही स्प्रिंग की थीम है। स्प्रिंग में हम नया काम कुछ नहीं करेंगे, पुराने काम करेंगे लेकिन नए तरीके से करेंगे। स्प्रिंग आपको बताएगा अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें क्या कमियां थी। आपको पता चलेगा कि आप कितनी बेवकूफी से काम कर रहे थे, चीजों को कितना एफिशिएंटली किया जा सकता है। वो चीज, तरीका नया होगा, चीज नई नहीं होगी। बात समझ आ रही है? शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हमें पूरा IOC सीखना है, AOP पूरा सीखना है, AOP का यूज करके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सीखना है, JDBC टेम्पलेट, वेब MVC पूरा सीखना है, ORM के साथ इंटीग्रेशन सीखना है। इतना सीख लेते हैं तो बाकी आप कुछ भी फिर स्प्रिंग के साथ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा समय हमारा लगेगा IOC में, ये दो मॉड्यूल के ऊपर पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। उसके बाद फिर AOP, फिर बाकी काम कम होता चला जाएगा, फिर ज्यादा समय यहाँ लगेगा। शुरू करते हैं पहले IOC से। कोई बताना चाहेगा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है?
क्या फायदा होगा इससे मुझे एज ए प्रोग्रामर? हमको तो जैसे अलग अलग बना करके रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रोग्राम बनाया ए, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना है? ये रियल लाइफ से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट या कहीं अलग से लाया गया है? वो तो हर चीज रियल ही लाइफ से चीज जो है ऊपर से कुछ नहीं आता। और कोई IOC, ये कॉन्सेप्ट इतना इंट्यूटिव है, या ये कहना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इतने ज्यादा हैबिचुअल हैं कि हम बिना सोचे समझे रियल लाइफ में सारे काम IOC का यूज करके करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आप देखें, ऑल ऑफ अस आर यूजर्स। हम चीजों को यूज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो चीज कहां से आई, कैसे आई, किसने बनाई, किसने पैदा की, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान के चलते हैं, यहां से आप घर गए, आपको भूख लगी हुई है, आप क्या कहेंगे? मम्मी खाना ला। अब मम्मी खाना कहां से लाएगी, कैसे लाएगी, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको खाना चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है, कुछ खरीदना, कहेंगे पापा पैसे दो, ये चीज मुझे चाहिए। अब पापा कहां से पैसे ला रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो पैसे चाहिए। बात समझ में आती है? तो रियल लाइफ में हमारे पास पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले, जिनसे हम चीजें मांगते हैं। अब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो पेरेंट्स से चीजें नहीं मांग रहे होंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन वो भी अब बहुत सारी चीजें किसी दूसरे से मांगते हैं। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं आपका एम्प्लॉयर आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे। अज्यूम करिए आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। जिस दिन आप ज्वाइन करने जाएं, HR मैनेजर आपसे कहे ठीक है यू आर वेलकम, अब अपने बैठने की जगह बनाइए, सबसे पहले सिस्टम लेके आइए, टेबल लेके आइए, काम लेके आइए, एंड देन करिए, हम सिर्फ पैसा देंगे। करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एम्प्लॉयर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, सारी चीजें दे, आपको काम भी बताए, पैसे भी दे। जैसे ही घर से बाहर निकले तो आपने किससे मांगना शुरू कर दिया? एम्प्लॉयर से। उससे पहले आप पढ़ते थे तो इंस्टीट्यूशन से मांगते थे कि वो मुझे बैठने की जगह देगा, बाकी सारी चीजें देगा। जो चीजें आपके पेरेंट्स से, एम्प्लॉयर से या इंस्टीट्यूशन से बच जाती हैं, वो हम सरकार से मांगते हैं। इमेजिन करिए आपने एक गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदने के लिए सड़क की जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए, वो सड़क भी अगर आपको खुद ही बनानी पड़े तो कितने लोग गाड़ी खरीदेंगे? ये रियल लाइफ का तरीका है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गवर्नमेंट होगी, कोई संस्था होगी जो सड़क बना के देगी। हमारा काम है सिर्फ गाड़ी चलाना, सड़क बनाना हमारा काम नहीं है। जो चीजें आपकी सरकार से, आपके पेरेंट्स से, आपके एम्प्लॉयर से छूट जाती हैं, उनके लिए भी हमारे पास कोई होता है। हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, मुझे ये चीज अवेलेबल कराओ। ये है रियल लाइफ। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? अगर मेरे पास कोई A क्लास है, इसे अपना काम करने के लिए B क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, B को अपना काम करने के लिए C क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मुझे अपनी एप्लीकेशन में A ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मैं क्या करूंगा? पहले मैं C ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं B ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, B ऑब्जेक्ट को C ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराऊंगा, फिर A ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसे B ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराऊंगा, देन A ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। अगर मुझे रोटी खानी है तो पहले मैं गेहूं उगाऊंगा, फिर उसका आटा पीसूंगा, देन फिर रोटी बनाऊंगा एंड देन खाऊंगा। अगर हर आदमी ऐसे करने लगे तो समझ में आ रहा है अभी कितनी प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप लोग? हर आदमी खुद अपने खेत में चीजें उगा रहा है एंड खुद सारे काम कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे रियल लाइफ में हमारे पास पेरेंट्स है, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, ऐसे अगर प्रोग्रामिंग में हमारे पास कोई एक पार्टी हो जो हमारे लिए ये सारी चीज मैनेज कर ले, पापा की तरह हम उसके पास जाए, पापा पैसे दो, हमें B ऑब्जेक्ट चाहिए या A ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके पास जाए, उससे कहे A ऑब्जेक्ट दो। अब उसकी जिम्मेदारी है वो देखे A को अपना काम करने के लिए B की जरूरत है, B को अपना काम करने के लिए C की जरूरत है, तो B बनाए, C बनाए, हमें तो A मिल जाए। हमारा काम आसान होगा, मुश्किल होगा? कितना आसान होगा। एक टर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिसे कहते हैं प्रोफाइलिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? 25% से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। प्रोफाइलिंग जैसी टर्म सुनी है? काम करने के बाद नहीं सुनी। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं और उसमें यह जानना चाहूं कि इसमें कहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहां इसमें कमियां हैं, काम वो अपना सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन मैं उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता हूं, तो कैसे पता चलेगा मुझे कहां घटिया कोड लिखा हुआ है, कहां रिपीटेशन है, कहां चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है? प्रोफाइलिंग जो टर्म है उसका मतलब है आप अपने जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसकी एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस करके आपको बताएगा आपके सॉफ्टवेयर में कहां रिपीटेशंस हो रहे हैं,
कहाँ मेमोरी लीक हो रही है, कहाँ स्कोप है इंप्रूवमेंट का। इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर बनता है, अगर आप उसकी प्रोफाइलिंग करें तो प्रोफाइलिंग से आपको पता चलेगा किसी भी प्रोग्रामर के मोर देन 50% एफर्ट, अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 50% एफर्ट ऑब्जेक्ट को बनाने में जाते हैं एंड लेस देन 50% एफर्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने में जाते हैं। वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी, वेस्टिंग आवर टाइम। हर आदमी एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम रियल लाइफ की तरह सोचें, ऑब्जेक्ट को यूज करने में इंटरेस्टेड रहें, 50% से ज्यादा टाइम बचा लेंगे। टाइम बचेगा मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उतना ही समय देके अब हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा टाइम नहीं घटेगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। मान के चलते हैं 10 प्रोग्रामर हैं, मुझे भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यूज करना है अपनी क्लास में, किसी दूसरे प्रोग्रामर को का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब दूसरा प्रोग्रामर ये नहीं जानता होगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने अपनी क्लास में बनाया होगा, यूज किया होगा, खत्म कर दिया होगा। दूसरा भी यही मान के चलेगा कि सिर्फ मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, तीसरा भी यही मान के चलेगा कि सिर्फ मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है। अगर n पार्टीज को एक एप्लीकेशन में इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो कितनी बार बनाया जाएगा? n टाइम्स। अब ये काम अगर किसी हम सेंट्रलाइज पार्टी को दे दें ऑब्जेक्ट बनाने का, मुझे जरूरत है तो मैं भी उससे मांगूंगा, दूसरे को जरूरत है तो वो भी उससे मांगेगा, और तीसरे को जरूरत है तो। अगर सेंट्रलाइज पार्टी है उससे सभी को ऑब्जेक्ट मांगना है तो एक ऑब्जेक्ट एक बार बनाएगा कि बार-बार बनाएगा? एक बार बना के रख लेगा, एक बार उसकी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करके रख लेगा, जब भी कोई मांगने आएगा उसे देता जाएगा। सिर्फ हमारा काम कम हुआ या हमारे सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी और रीयूजेबिलिटी बढ़ गई? रीयूजेबिलिटी बढ़ जा रही है। एक ऑब्जेक्ट एक बार बन के पूरी एप्लीकेशन में कितनी बार भी यूज हो सकता है। कितने फायदे हो गए? तो तीसरा फायदा है डिपेंडेंसी का। ए को बी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मान लीजिए बी को एक टाइप का नाम है, किसी इंटरफेस या किसी क्लास का नाम है, मुझे ए के अंदर बी की जरूरत है, तो क्लास बनाते समय हम क्या करते हैं? ए के अंदर सीधे लिख देंगे बी। अब कल को बी की जगह सी की जरूरत पड़ गई तो क्या करना पड़ेगा? कोड में चेंज करना पड़ेगा। हम दो तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं, एक होती है प्रोग्रामेटिक डिपेंडेंसी, होती है डिक्लेरेटिव डिपेंडेंसी। अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग का तरीका सीखा वो प्रोग्रामेटिक डिपेंडेंसी का तरीका सीखा, उससे मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है। एक ऑब्जेक्ट को आज एक चीज की जरूरत है, कल को अगर उसे अपना काम करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ी तो हमें अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए ना खुद, तो अगर किसी से बनवाए तो उसे कॉन्फ़िगरेशन बता दें, ए की जरूरत है, ए को अपना काम करने के लिए बी की जरूरत है, तो वो जब हमें ए देगा तो ए के साथ क्या बना के देगा? बी। और कल को अगर हमें ए के साथ सी की जरूरत है तो क्या बदलना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन। उसे बताएं जब हम ए मांगे तो ए के साथ क्या देना? कोड को मेंटेन करना। अब ज्यादा आसान होगा या पहले ज्यादा आसान था? लाइफ में हम ऐसा ही करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही करें। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल डील्स विद, अब नंबर के साथ लिखेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर must only be concerned with the use of objects. He must not be responsible for creating objects, comma, for satisfying their dependencies, comma, and managing their life cycles. All these responsibilities should be delegated to a container, ये लिख लीजिए, should be delegated to a runtime environment called IOC container. This delegation of responsibilities to the IOC container has following advantages. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए IOC क्या है, दूसरा ये पता होना चाहिए इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। फर्स्ट लिखेंगे productivity of the application programmers is increased. Productivity of application programmers is increased. Second, reusability of objects is increased. Third, maintenance of application is simplified as programmatic dependencies are converted to declarative dependencies. कितने लोगों को ये बात समझ में आती है जो आपने लिखी है? अभी केवल एक आदमी को समझ में आ रही है। आपको बेसिक थीम बता दी गई है, IOC, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स, अब रियल लाइफ में देखें, अगर आप
जिम्मेदारी जो है, आपको जो भी रिसोर्स है उन्हें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं, तो वास्तव में आप अपने अधिकार भी बहुत सारे उन्हें दे रहे हैं। जब तक आप अपने पापा से पैसे मांगते हैं तब तक वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे डिसीजन खुद लेने चाहिए, क्या करना होता है उससे पहले? वो पैसे वाली डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ती है। तो अभी तक सारा कंट्रोल हमारे हाथ में था, हम डिसाइड करते थे कब कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन उसमें हेडेक ज्यादा है। अब हम वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हैं, कंट्रोल किसी दूसरी पार्टी को दे रहे हैं। उस दूसरी पार्टी को हमने नाम दिया है IOC कंटेनर। 3 बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं उससे हमें। पहला, एक तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को यूज करने में इंटरेस्टेड होंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, उससे हमारा कोई हेडेक नहीं होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ऑब्जेक्ट की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कैसे बढ़ जाएगी। तीसरा, एप्लीकेशन की मेंटेनेंस आसान हो जाएगी, क्योंकि अब हमने डिपेंडेंसी प्रोग्रामेटिकली क्रिएट नहीं की होंगी, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्रिएट की होंगी। कल को अगर हमें लगता है डिपेंडेंसी बदलती है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में केवल चेंज करेंगे। इतनी बात समझ में आती है? अब 2 डायग्राम के थ्रू ये समझ लेते हैं। फॉलोइंग एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट कन्वेंशनल एंड IOC बेस्ड अप्रोच, demonstrates conventional and IOC based approach of using objects। conventional का मतलब क्या होगा? जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं उसमें और IOC वाली अप्रोच में हमें फर्क समझना है क्या है। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, let there be 2 classes named A and B, let there be 2 classes named A and B, let class A फुल स्टॉप के बाद let class A have a dependency on class B, an object of B is required by the object of A to perform its task। फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, in conventional approach following steps will be required to use A object in an application। following steps will be required to use A object in an application। प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। हम मान के चल रहे हैं हमारे पास 2 क्लासेस है A एंड B, A की डिपेंडेंसी B के ऊपर है, A को अपना काम करने के लिए B की जरूरत है। ये डायग्राम आपको बताता है अगर हमारे पास केवल 2 क्लासेस भी हैं जिनकी आपस में डिपेंडेंसी है तो भी आपको कितने स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। हमें अपनी एप्लीकेशन में ये ऑब्जेक्ट यूज करना था, यानी कि इसके ऊपर हम कोई मेथड कॉल करना चाहते थे। अब देखिए हमें कितने स्टेप करने पड़े। पहले हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक स्टेप, फिर हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ताकि हम इसकी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करा सकें, फिर इस ऑब्जेक्ट को इसका रेफरेंस अवेलेबल कराया, तब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मेथड कॉल किया। कितने स्टेप लगे हमारे? 4। यूज करने वाले कितने स्टेप हैं? एक। यानी कि 75% एफर्ट कहां जा रहे हैं? चीजों को क्रिएट करने में और उन्हें यूजेबल बनाने में। 25% एफर्ट लग रहे हैं चीजों को यूज करने में। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। IOC ये कहता है हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को यूज करने पे ध्यान देना चाहिए, बाकी का काम किसी दूसरे से कराना चाहिए। ये कन्वेंशनल अप्रोच है। हो गया?
हो गया, लिखेंगे आगे अभी। फॉलोइंग डायग्राम describes IOC based use of a object. अब की बार हमारे पास एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसे नाम दिया गया IOC कंटेनर। कोई भी स्प्रिंग का प्रोग्रामर होगा, उसे पता है कि उसे ऑब्जेक्ट कभी खुद नहीं बनाना है, बल्कि उसके पास एक कंटेनर है जिससे उसे ऑब्जेक्ट मांगना है। अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन में ए ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो मैं कंटेनर से कहूंगा मुझे ए ऑब्जेक्ट ला के दो। अब कंटेनर ए ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। वो डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करेगा पहले ऑब्जेक्ट को, दूसरे का रेफरेंस अवेलेबल कराएगा, हमें एक यूजेबल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देगा जिसे हम यूज कर सके। अब हम उसके ऊपर मेथड कॉल करेंगे। हमारी तरफ से कितने स्टेप लगे अब की बार? हमने ऑब्जेक्ट मांगा, हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। अब इस ऑब्जेक्ट की 50 दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी होती तो भी हमारे कितने स्टेप लगते? हमारे अलावा अगर बाकी 50 लोगों की डिपेंडेंसी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी तो भी कितने स्टेप लगेंगे? ये काम कितनी बार होगा? एक बार। बात समझ आ रही है क्या फायदा है? हो गया। अब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कितना सिंपल और कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। चाहे आप एक कोर जावा की छोटी सी एप्लीकेशन बनाएं, उसमें भी ऑब्जेक्ट बनेगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, वेब एप्लीकेशन में भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, वेब सर्विसेज में भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में भी ऑब्जेक्ट बनेंगे। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, किसी भी डोमेन की नहीं होगी जहां पर ऑब्जेक्ट ना बने। मीन्स इस कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है वो डोमेन स्पेसिफिक है कि यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल। कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी डोमेन में, किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने आपसे कहा था स्प्रिंग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है। वो अपने आप को किसी डोमेन से नहीं बांध के रखता, क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको देता है। देखने में प्रॉब्लम बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन उनसे नुकसान बहुत बड़े होते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना समय पहले लगा रहे थे उससे आधे समय में आप उतना ही काम कर सकते हैं और उससे एफिशिएंटली कर सकते हैं। समझ आ रहा है? करेंगे कैसे? टर्मिनोलॉजी ऑफ IOC। हर एक फ्रेमवर्क की अपनी अपनी कुछ टर्म्स होती हैं। IOC की भी, स्प्रिंग की अपनी कुछ टर्म्स हैं। बीन फर्स्ट देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय द IOC कंटेनर इज कॉल्ड ए बीन। अब इस बीन टर्म के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। जावा बीन का मतलब होता है रीयूजेबल कंपोनेंट। एंटरप्राइज जावा बीन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट। यहाँ पर सिंपल टर्म है बीन। बीन का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे IOC कंटेनर ने बनाया है, जिसकी डिपेंडेंसी उसने सेटिस्फाई की है, जिसकी लाइफ साइकिल वो मैनेज कर रहा है। मीन्स कंटेनर से हम क्या मांगेंगे? बीन्स मांगेंगे। ऑब्जेक्ट टर्म हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ी टर्म है, उसका मीनिंग बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बीन हम खुद क्रिएट नहीं करेंगे, तो फर्क आ जाएगा चीज़ों में। बीन फैक्ट्री is an interface provided by the framework. This interface describes the functionality of a basic IOC container. Different implementations of this interface are provided by the framework. Most commonly used implementation is XML Bean Factory. Most commonly used implementation is XML Bean Factory. This implementation receives Bean configuration in XML format. This implementation receives Bean configuration in XML format. हमारे पास IOC कंटेनर होगा जिससे हम बीन्स मांगेंगे। अब IOC कंटेनर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो किसी टाइप का होगा। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने एक इंटरफेस बना दिया बीन फैक्ट्री। इसमें कुछ मैथड उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। ये मेथड एक बेसिक IOC कंटेनर क्या क्या कर सकता है वो बताते हैं। यानी कि अगर आपको एक बेसिक IOC कंटेनर चाहिए, उसका मतलब आपको एक बीन फैक्ट्री टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हो। उन्होंने इंटरफेस बनाया, इसकी अलग अलग इंप्लीमेंटेशन दी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इंप्लीमेंटेशन है XML बीन फैक्ट्री, यानी कि हम एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट IOC कंटेनर होगा, फिर इससे हम बाकी ऑब्जेक्ट्स लेंगे। रिसोर्स is an interface which provide methods to obtain and manage
to obtain and manage beans configuration. To obtain and manage beans configuration, different implementations of this interface are provided by the framework. Most commonly used implementations are class path resource and file system resource. Class path resource, file system resource, दोनों में अंतर एनवायरमेंट वेरिएबल का है. आपको अभी अभी बताया गया थोड़ी देर पहले कि बीन्स की कॉन्फ़िगरेशन कंटेनर को हम XML के थ्रू देंगे या किसी दूसरे बीन्स के थ्रू देंगे. मीन्स हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी. वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करने की जिम्मेदारी रिसोर्स ऑब्जेक्ट की है. रिसोर्स हमारे पास दो तरह के होंगे, क्लास पाथ रिसोर्स या फाइल सिस्टम रिसोर्स. अगर हम इस टाइप का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये क्लास पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज करेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोकेट करने के लिए. यानी कि जहां हमारी क्लासेस है वहां पर ढूंढेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को. ये जहां का आपने पाथ सेट किया हुआ है वहां जाके ढूंढेगा. अब पाथ अलग हो सकता है, क्लास पाथ अलग होता है, ये दोनों बात आप जानते हैं. कोई एक ही यूज करेंगे, या तो पाथ या क्लास पाथ. अब वो आपकी मर्जी है कौन सा यूज करें, कहां आप रख रहे हैं चीजें. कॉन्फ़िगरेशन फाइल, IOC कंटेनर need bean configuration in order to create and manage them. Conventionally, this configuration is provided in XML format. अब यहाँ पर ये लिखा गया conventionally, इसका मतलब क्या है? There are other ways. XML के अलावा दूसरे भी तरीके हैं हमारे पास. इनिशियली हम XML सीखेंगे, बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कंटेनर को जो हम इंफॉर्मेशन XML के थ्रू दे रहे हैं वो हम एनोटेशंस के थ्रू भी दे सकते हैं. दोनों चीज़ आपको पता चलेंगी. यहाँ तक आपको चार चीज़ें पता चली, बीन फैक्ट्री, रिसोर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल. अब ये आपस में कैसे रिलेट होती हैं वो एक डायग्राम से समझेंगे. इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में स्प्रिंग का यूज करना है IOC के लिए तो आपको क्या क्या करना होगा. किसी भी एप्लीकेशन में IOC के लिए स्प्रिंग यूज करने से पहले आपके पास कम से कम दो चीजें होनी चाहिए. आपके पास बीन क्लासेस होनी चाहिए. बीन क्लासेस का मतलब सिंपल कोर जावा की क्लासेस, जिनमें आपके पास डेटा मेंबर्स होंगे, उनके गेटर सेटर मेथड होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, प्लस बिजनेस लॉजिक वाले मेथड होंगे जो भी आप करना चाहते हैं. स्प्रिंग को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने ये क्लास क्यों बनाई है, ये क्या करेगी. उसे मतलब है तो इसके ऑब्जेक्ट बनाने से, और वो ऑब्जेक्ट उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनाने से जो आप उसे बताएंगे. अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास या इसके जैसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट कंटेनर बनाए तो आप फिर कोई एक XML फाइल बनाएंगे. उस XML फाइल में आप बताएंगे किस क्लास के ऑब्जेक्ट किस नाम से आप बनवाना चाहते हैं, उनकी क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या स्कोप है. मीन्स वो ऑब्जेक्ट एक बार बनना है कि जितनी बार मांगा जाए उतनी बार बनना है. आगे जाके आपको पता चलेगा. और बीन के स्कोप होंगे अलग अलग तरह के. वो सारी बात आपने यहाँ पर बता दी. उसके बाद अब आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ वो काम करेंगे जो आपको एक ही बार करने हैं केवल. सबसे पहले ये डायग्राम आपको बताता है किसी एप्लीकेशन में आप स्प्रिंग IOC का कैसे यूज करेंगे. दो चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी. अब आप अपनी एप्लीकेशन में सबसे पहले एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. रिसोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब है रिसोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट. मीन्स या तो फाइल सिस्टम रिसोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर क्लास पाथ रिसोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट. जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को अपनी एक फाइल बताएंगे कहाँ पर है, क्या नाम है इसका. जो नाम आप बताएंगे उस नाम को या तो क्लास पाथ के अकॉर्डिंग या फिर पाथ के अकॉर्डिंग लोकेट किया जाएगा, पार्स किया जाएगा, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में रख लिया जाएगा. बार बार XML फाइल में नहीं जाना. उसके बाद आप एक बीन फैक्ट्री टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. मीन्स XML बीन फैक्ट्री या किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. इस ऑब्जेक्ट को रिसोर्स का रेफरेंस अवेलेबल कराएंगे. ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीन फैक्ट्री की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, रिसोर्स के ऊपर है. ये काम आपको अपनी एप्लीकेशन में केवल एक बार करना है. बस एक बार आपके पास बीन फैक्ट्री आ गई. अब आप उससे जितनी चाहे उतनी बीन मांग सकते हैं. आप इससे बीन मांगेंगे, जो भी आप इससे बीन मांगेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रिसोर्स से मांगेगा. रिसोर्स उसे वो कॉन्फ़िगरेशन देगा. उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बीन बना के आपको दे दी जाएगी. देन आप उसका यूज करते हो.
resource and bean factory object has application scope. That is, step 1.0 to 1.2 are performed only once in an application. हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? अब इस डायग्राम से आपको बेसिक स्टेप पता चल जाने चाहिए कि आपको क्या करना है. Configuration of the requested bean is provided to the container. 3 point something होगा कुछ. मेजर वर्जन 3 है, उसमें कोई माइनर रिलीज होगी. मेजर वर्जन इंपॉर्टेंट होता है, माइनर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैंने 3.x लिखा उसमें. कोई भी चल रहा उससे फर्क नहीं पड़ता. हो गया? अब ये प्रैक्टिकली देखते हैं. मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसका पर्पस है आपको डिफरेंस समझाना कि कन्वेंशनली यूज करते हैं तो कैसे डिपेंडेंसी आती है, और IOC के थ्रू करते हैं तो वो डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. एक ही एप्लीकेशन को 2 बार में बनाऊंगा, विदाउट स्प्रिंग, विद स्प्रिंग. प्रॉपर टाइम मिलेगा आपको नोट करने का. जब खत्म हो जाएगा सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तब नोट करेंगे. सिस्टम एक बार स्टार्ट. सभी लाइट ऑफ मत करो, सभी लाइट ऑफ नहीं करनी है, तो पीछे वाली लाइट भी ऑन कर लीजिए. नया वर्क स्पेस मैंने बना दिया आपका स्प्रिंग दिसंबर नाम से. अब याद रखना, अगली बार मैं भूल जाता हूँ. यहाँ पर हमने एक सिंपल कोर जावा का हमें प्रोजेक्ट बनाना है. एक्टिव बदला हुआ है इसमें. पहले विदाउट स्प्रिंग बात कर रहे हैं. सिंपल कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाया. आप बैठ जाइए, क्यों खड़े हो जाते हैं बार बार? अपनी चेयर वहाँ से निकाल के बीच में डाल लीजिए, बीच में जगह है, वहाँ से दिखने लगेगा आपको. बीच में अपनी चेयर वहाँ से उठाओ. आप ही से कह रहा हूँ, अभी कैसे दिखेगा फिर? क्या फ़ायदा फिर? अभी 2 मिनट रुकिए, आपकी आईज जो है एडजस्ट हो जाएंगी. ह्यूमन नेचर में अडेप्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अभी आपको लग रहा है 5 मिनट में आपको सब कुछ दिखेगा. बहुत देर से आप अलग तरह से देख रहे थे, प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं. 5 मिनट में सबको जितनी भी प्रॉब्लम है अपने आप दूर हो जाएगी. आप चाहें तो ये वाली लाइट ऑफ कर दीजिए, वो जलती रहने दीजिए. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हर आदमी ने नंबर्स के साथ काम किया है. मैं यहाँ पर एक नंबर नाम का इंटरफेस बना रहा हूँ. इसमें एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, डिस्प्ले, यानी कि हर एक नंबर को डिस्प्ले किया जा सकता है. एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड किया जा सकता है, जिससे हमें एक नंबर मिल जाएगा. अब मुझे इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन देनी है. कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कितने डेटा मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी? एक रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब वो दोनों मैं इंटीजर ले लेता हूँ, लेट से R और I. अब आप डबल फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं. अब हमें डिस्प्ले कराना है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट प्लस I. अगर R की वैल्यू 2 है और I की वैल्यू 3 है तो क्या डिस्प्ले करेंगे हम? 2 + 3I. इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा. अब हमें सम कराना है. हमें पता है जो नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर होगा. नंबर सुपर टाइप है, वो जनरलाइजेशन है. एक नंबर के ऊपर ये मेथड कॉल होगा, नॉन स्टैटिक मेथड है. एक यहाँ पर पास किया जाएगा. हमने लिखा इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट, जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट है उसका रियल पार्ट, दोनों का सम कर लिया. इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट प्लस पैरामीटर ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट, दोनों के रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ दिया. एक नया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दिया. ये ऐड मेथड का लॉजिक हो गया हमारा. अब नंबर की और भी इम्प्लीमेंटेशन दी जा सकती हैं. एक और इम्प्लीमेंटेशन देते हैं. अगर मुझे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो PQ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं. डिस्प्ले में P/Q की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले हो जाएगा. अब हमें सम करना है. जो नंबर हमें मिलेगा वो रेशनल टाइप का होगा, नंबर सुपर टाइप है. अब यहाँ पर भी वही चीज़ होगी. एक इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा, एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट है जिसे हमने R में टाइप कास्ट कर लिया है. फर्स्ट नंबर के न्यूमरेटर की सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट के डिनोमिनेटर की सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, दोनों का सम किया, रिजल्ट का न्यूमरेटर आ गया. समझ आ रहा है? लोकल वेरिएबल का यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट बनाया, रिटर्न कर दिया. कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो गई नंबर की?
क्या केवल यही 2 इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं या इनसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अब केवल 2 इम्प्लीमेंटेशन को लेके एक प्रॉब्लम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक यूज़र है, ये कन्वेंशनल अप्रोच है। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि हमें रेशनल नंबर यूज़ करने हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करने हैं। अज्यूम करते हैं कि पहले हम रेशनल नंबर यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया क्या दिक्कत है? जैसे ही क्लास का नाम यहाँ लिखा हार्ड कोडिंग हो गई। अब कल को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स यूज़ करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्लास में चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ये हमने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इस छोटे से प्रोग्राम से भी आपको समस्या समझ में आ जानी चाहिए। इस प्रोग्राम की डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमने डाल दी, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। आज मुझे रेशनल नंबर यूज़ करने हैं, कल को कॉम्प्लेक्स यूज़ करने हो सकते हैं, परसों रियल यूज़ करने हो सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे इरेशनल यूज़ करने हो सकते हैं। बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है नंबर की। अब देखिएगा, इसने बताया फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, सम ये है, आउटपुट आ गई। अब मुझे नेक्स्ट डे कोई दूसरे नंबर करने थे, क्या करना पड़ेगा? कोड में जाके चेंज करा। यहाँ तो हम आईडी का यूज़ कर रहे हैं, हमें कंपाइल वगैरह नहीं करना पड़ता, जैसे सेव करते हैं कंपाइल हो जाता है। अगर हम नॉर्मल डेस्कटॉप पे प्रोग्राम, मान लीजिए डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके कंपाइल करते, स्टेप हमारे बढ़ जाते। क्या सही तरीका है ये प्रोग्रामिंग का? यस या नो? समस्या समझ में आ रही है? सारी समस्या ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इस वजह से है। अगर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट ना करें बल्कि किसी से क्रिएट करा लें, सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब उसके लिए हमें इसमें स्प्रिंग ऐड करना होगा। मैंने आपको बताया था स्प्रिंग को हम टुकड़ों में यूज़ कर सकते हैं, टोटालिटी में यूज़ कर सकते हैं। अभी स्प्रिंग के कौन से मॉड्यूल को हमें यूज़ करना है? आईओसी मतलब कोर मॉड्यूल। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर स्प्रिंग का कोई भी मॉड्यूल आपको यूज़ करना है तो आपके पास स्प्रिंग की जार फाइल होनी चाहिए। अब ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे लैब से ले सकते हैं। नीचे लैब से इस तरह का आपको फोल्डर मिल जाएगा, स्प्रिंग 3 जार्स। इसमें जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो सारी जार फाइल्स अवेलेबल हैं। आगे अगर किसी दूसरी जार फाइल की ज़रूरत होगी तो वो फिर आपको अवेलेबल कराई जाएगी। यहाँ पर आपको कोर नाम का एक मॉड्यूल दिख रहा है। इस कोर मॉड्यूल में जो भी जार फाइल्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर लीजिए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा स्टेप है जो आपका एसआरसी फोल्डर है, वहाँ पर एक फ़ाइल बनाएं, जो मर्जी आप नाम रखें। कन्वेंशनली नाम रखा जाता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। अब ज़रूरी नहीं कि यही नाम रखा जाए, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। इसमें हमें बीन्स की कॉन्फ़िगरेशन देनी है। बीन की कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए इसके साथ कोई डीटीडी भी ऐड की जा सकती है। ये यहाँ पर इसके स्कीमा दिए हुए हैं। अब ये मैं प्रॉपर सिग्नेचर के साथ किसी पुरानी उससे उठा लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर रूट एलिमेंट होगा बीन्स। अब इसके साथ स्कीमा बताने होते हैं। ये स्कीमा बताने का सिंटेक्स होता है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पर है, ये HTTP करके बीन्स वाला स्कीमा यहाँ पर बताया गया है। 2.0 3.0 सबका अलग अलग है बीन्स के। अब इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है? स्प्रिंग बीन्स 3.0 एक्सेसरी। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, इसे बीन्स को क्लोज कर देते हैं। जो भी बीन कॉन्फ़िगर करनी है, बीन XML एलिमेंट यूज़ करेंगे। हर एक बीन को कोई नाम बताएंगे आप। इस नाम से फिर IOC कंटेनर से बीन मांगेंगे। इसका अपना प्रॉपर सिंटेक्स है, वो आपको सिखाया जाएगा। हमने पैकेज का नाम रखा था माई पैकलेट से कॉम्प्लेक्स। अब हमने यहाँ पर हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट जो बने उनमें वैल्यू इनिशलाइज्ड हो, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो कैसे मिले। अब इस तरह से जितनी चाहे उतनी बीन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमने एक फ़ाइल बना दी है। कितनी बीन कॉन्फ़िगर की गई है इसमें? किस टाइप की? कॉम्प्लेक्स टाइप की। अब हमें वो काम करने हैं जो एप्लीकेशन में एक ही बार करने थे। कौन से काम ऐसे थे जो एक बार करने थे? बीन फैक्ट्री और रिसोर्स ऑब्जेक्ट एक बार बनाना था। यहाँ पर मैं एक क्लास बना देता हूँ। थ्रू आउट फिर मैं इसी क्लास का यूज़ करूँगा। हमने क्लास बनाई माई फैक्ट्री। यहाँ पर देखिएगा, ये हमने क्लास बनाई, इसमें एक प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर रखा XML बीन फैक्ट्री टाइप का। अब आप इसे XML बीन फैक्ट्री की जगह बीन फैक्ट्री टाइप का भी रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्लास पाथ रिसोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। उसमें बताया कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ये स्टेप हो गया 1.0।
जैसे ही हम ये स्टेप करेंगे 1.1 स्टेप इनडायरेक्टली होगा, ये इस फाइल को पार्स करके इसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट फॉर्म में अपने पास रख लेगा। ये 1.2 स्टेप था हमारा। हमने XML बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे रिसोर्स का रेफरेंस दे दिया। आगे हमने एक स्टैटिक मेथड बना दिया, किसी भी यूज़र को बीन फैक्ट्री की ज़रूरत होगी तो वो ये स्टैटिक मेथड कॉल करेगा। ये ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? एक बार, जब ये क्लास लोड होगी। एक एप्लीकेशन में कोई क्लास कितनी बार लोड होगी? ये कोड एक बार एग्जीक्यूट होगा, गारंटी हो गई इस बात की। अब हम एक दूसरा यूज़र बनाते हैं। सबसे पहले हमें कंटेनर चाहिए, कंटेनर ले लिया। उसके बाद अब हमें ऑब्जेक्ट बनाने नहीं है, बल्कि किससे मांगने हैं? कंटेनर से। कंटेनर का मतलब क्या है यहाँ पर? एफ ऑब्जेक्ट, जो हमारा बीन फैक्ट्री है, ये हमें मेथड देता है गेट बीन। जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में नाम बताए थे वो नाम यहाँ पर बता देंगे। क्या नाम बताया था यहाँ पर हमने? num1 num2। अब यहाँ से पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखते हैं, यहाँ कहीं क्लास का नाम आया? कोई क्लास का नाम नहीं है। इसने बताया फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड नंबर इज दिस, सम इज दिस। कल को हमें इम्प्लीमेंटेशन बदलनी है, क्या करना होगा? कहाँ चेंज करना होगा? कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज कर दें। जहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ वहाँ क्या कर दें? कोड में चेंज करने से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने से ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी? हमने कोड नहीं बदला, कोड अभी भी हमारा वही है, सेम प्रोग्राम है। अब दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। कल को अगर मैं 4 नई इम्प्लीमेंटेशन बना लूँ, क्या इस कोड में कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे? कॉन्फ़िगरेशन बदलूंगा, नए ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या फ़ायदा है? ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाने पड़े, ऑब्जेक्ट हमें बन के मिल गए। हमने सिर्फ ये बताया हमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए था। कितने लोगों को फ़ायदा को समझ में आया है? नोट कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल से फिर हम आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ये आपको खुद करके देखना है इतना काम। ये बीच की कोई लाइट ऑन कर लो, बीच में लाइट है, इसे रहने दो, उसे। हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? हो गया? हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? हो गया? हो गया? हो गया? ये आपका इंट्रोडक्शन था स्प्रिंग फ्रेमवर्क का और IOC का। जैसा आपको लिखाया गया, IOC 3 चीज़ों के साथ डील करता है: ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। कल हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे, नेक्स्ट वीक फिर स्टार्ट करेंगे डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट। इतना करके आपको देखना है। 4 जार फाइल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो नीचे लैब से ले सकते हैं या फिर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं।